तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू लाइफ, यानी कि ज़िंदगी से रिलेटेड। तो जब बहुत ही कम केमिस्ट्री नोन थी, लोगों को ज़्यादा केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम जो शुगर मिलता था, स्टार्च मिलता था, प्रोटीन है, एसिड है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मिलती थी लोगों को, वो लिविंग सोर्सेज से मिलती थी। तो लिविंग सोर्सेज में क्या है, प्लांट से मिलती थी या फिर उनको एनिमल से ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो इसीलिए ये लोग सोचते थे कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, नेचर से आ रही हैं। तो ये जो सारे सब्सटेंस वगैरह ये सब जो मिल रहे थे, हमको स्ट्रेट कहाँ से मिल रहे थे, नेचर से मिल रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पुराने ज़माने में इसका नाम क्या था भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो है आज भी ये, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये सब्सटेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं, हमको नेचर से मिल रहे हैं, जिंदगी से मिल रहे हैं, लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं। पर्टेनिंग टू लाइफ ऑर्गेनिक का मतलब। तो ये जो केमिस्ट्री डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, इसी केमिस्ट्री के ब्रांच को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। अब इसके अगेंस्ट में ये सब तो लिविंग सोर्सेज से मिल रहा है। इसके अगेंस्ट में जैसे कि ब्लू कॉमन सॉल्ट है, या फिर ब्लू विट्रॉल है, या फिर नाइट्रेट्स वगैरह हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं प्रोडक्ट्स मिलते थे, सब्सटेंसेस मिलते थे, जो कि खनिज पदार्थों से मिलते थे या फिर नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते थे। तो ये सारे के सारे हमको जो है नॉन लिविंग सोर्स और खनिज पदार्थों से, मिनरल से मिल रहे थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वही जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रहा है। तो ये बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ना प्रिपेयर करने का कोई मेथड नहीं था हम लोगों के पास, कि कोई मेथड हमको पता हो कि हम इसको लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर कर पाएँ। नो मेथड टू प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, कुछ भी हम लोगों को नोन नहीं था। ये सारे सब्सटेंसेस कहाँ से आ रहे थे, स्ट्रेट फ्रॉम नेचर। कहाँ से आ रहे थे, बिल्कुल प्राकृतिक से आ रहे थे। इसीलिए लोग इसको क्या मानते थे, वाइटल फोर्स मानते थे, जीवन सूचक जो है इसको फोर्स मानते थे ये लोग। ठीक है, वाइटल फोर्स की थ्योरी की बात कर रहे थे हम लोग कि ये मतलब जीवन सूचक है, मतलब लिविंग थिंग से सब कुछ आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि 1828 में ये थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। मतलब इसको नहीं माना गया कि भाई ये डिसकंटिन्यू हो गई वाइटल फोर्स वाली थ्योरी। और ऐसा क्यों डिसकंटिन्यू हुआ, क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उसने क्या बनाया, उसने यूरिया बनाया। और कहाँ बनाया, लेबोरेटरी में बनाया, सिंथेसाइज करके। उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया और क्या बना, आपका कार्बोमाइड। यही है आपका यूरिया। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, लेबोरेटरी में बनाया यूरिया। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आपका अमोनियम साइनेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो फिर वाइटल फोर्स वाली जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई कि भाई नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेचर से मिलेंगी, हम इनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं और इनको बनाया भी जा सकता है। फिर 1845 में कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया। और एसिटिक एसिड बनाया सिंथेसाइज करके, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। फिर उसके बाद 1856 में आप देख सकते हो कि बर्थलॉट आए, जिन्होंने सिंथेसाइज किया मीथेन गैस को। और फिर ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट और वाइटल फोर्स वगैरह थे, ये सब तो अब खत्म हो गए भाई, बिल्कुल भी अब कोई मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, लेबोरेटरी में बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद अब आ गया एक नया कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को ही क्या कहा जाता है, कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे छोटी सी ये डेफिनेशन दी हुई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये स्टडी है कार्बन कंपाउंड्स की। बात करते हैं सोर्सेज की, कि सोर्सेज क्या क्या है कार्बन कंपाउंड्स की। तो प्लांट से देखें तो हम लोगों को क्या मिलता है, शुगर मिलता है, स्टार्च मिलता है, और सेलुलोज है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रग्स वगैरह हैं जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं। फिर एनिमल से यूरिया मिलता है, फैट मिलता है और प्रोटीन मिलता है। कोयले से क्या मिलता है, तो कोयले का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो बेंजीन, टॉलिन, नेप्थिलीन, डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम और बहुत सारे जो है कि सेवरल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। पेट्रोलियम से भी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, गैसोलीन, फ्यूल गैसेस, पेट्रोल, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में है, बहुत सारे आपको कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे। फिर फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको मिलती हैं कार्बन कंपाउंड्स।
वुड है तो मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब चीज़ें मिलती हैं जब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं तब ये चीज़ें मिलती हैं। और सिंथेटिक मेथड वो लेबोरेटरी वाला मेथड है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं लेबोरेटरी में। डिफरेंस देखते हैं हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सबसे पहला बेसिस है हमारा प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन के बेसिस पे देखो तो कार्बन नेसेसरी एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ज़रूरी नहीं है कि एक नेसेसरी एलिमेंट हो ही। फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो जनरली ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। फिर उसके बाद सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनका सॉल्यूशन, तो हाई सॉल्यूशन बनाते हैं अल्कोहल में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म। और जबकि इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑल इनऑर्गेनिक डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह अगर आप लो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिजॉल्व नहीं होते हैं। बात करते हैं फिर प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और देखो यहाँ पे लिखा है कि डिकम्पोज हो जाते हैं जब उनको हीट दिया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और ये डिकम्पोज भी नहीं होते हैं जब हीट किया जाता है। कंबस्टिबिलिटी की बात करें तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इन्फ्लेमेबल होता है और कैच कर लेता है फायर इजीली, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड फायर कैच नहीं करता इजीली बर्न नहीं होता है। बॉन्डिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड होती है, शेयर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि ज़्यादातर इनऑर्गेनिक में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवेलेंट भी होता है लेकिन मोस्टली आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है, एक्चुअल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते। कंडक्टिविटी कैसी है इनकी, पुअर है। जबकि इनऑर्गेनिक वाले में देखो यहाँ पे ये एरो इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें मैंने बताया कि कोवेलेंट भी बनेगा आयोनिक भी बनेगा, तो जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे वही अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में कोवेलेंट वाले नहीं, जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी अच्छे कंडक्टर होते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा फिनोमिनन देखने को मिलेगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और जबकि ऐसा कोई फिनोमिनन देखने को नहीं मिलता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। कलर और स्मेल की बात करें तो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि अलग अलग डिस्टिंक्ट इनके कलर होते हैं और इनका स्मेल होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कलरलेस और ऑर्डरलेस आपको मिलेगा। रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जो है लिंकेज होता है और ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो कभी कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीट तक नहीं जाते हैं। जबकि इसमें इनऑर्गेनिक में रिएक्शन फास्ट होगा जो आयोनिक बॉन्ड होंगे और स्लो होगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो भाई जो भी आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, पाउडर है, परफ्यूम है, फ्यूल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, जो कुछ भी है, एक्सप्लोजिव है, डाइज वगैरह जो आप लगा रहे हो या कपड़े में डालते हो, तो कोई भी ऐसा फेज़ नहीं है ज़िंदगी का कि एक कदम भी आप जो है कि कार्बन के कंपाउंड्स के बिना आप चल सको। तो इसीलिए इनका यूज़ जो है बिल्कुल डेली लाइफ में हमेशा होता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बात करते हैं कार्बन के यूनिक नेचर की। तो कार्बन के पास दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और पहला इसमें दिया हुआ है टेट्रावैलेंसी, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? कैटेनेशन। इसके लिए अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं जो कार्बन है वो क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,4 आएगा। तो यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो देखो यहाँ पे ये ना 4 लूज कर सकता है ना 4 गेन कर सकता है। अगर आप सोचो, देखो कार्बन के लिए प्रोटॉन कितने हैं?
6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नंबर है। अब यहाँ पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्या कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन ही रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक न्यूक्लियस के लिए विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे जो है होल्ड करके रख पाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा क्या होगा कि ये गेन नहीं कर सकता है, एटम जो है अनस्टेबल होगा। अगर इसी तरीके से हम ये कर लें कि ये 4 जो है लूज कर दे, तो अगर ये 4 लूज कर देगा तो आपके पास क्या बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो आप ये सोचो कि 4 लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि आप क्या करें, पीछे जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सके, वो भी 6 प्रोटॉन के साथ। तो इसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, इसीलिए ना ये लूज करता है ना ही गेन करता है। तो ये क्या करता है शेयर करता है। तो शेयर करता है, तो टेट्रावैलेंसी में क्या है कि 4 जो है कोवैलेंट बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। और कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। यानी कि कार्बन जो है ना खुद अपने साथ, कार्बन के साथ क्या करता है, बहुत सारे जो है बॉन्ड बनाता है। जैसे कि तुम देखो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन बना रहा है। स्ट्रेट चेन के बाद देखो आपका ब्रांच फॉर्म में भी बनाता है और फिर उसके बाद साइक्लिक फॉर्म में भी बनाता है। कैसा बनाता है आपका फिर साइक्लिक फॉर्म में भी बनाता है। तो ऐसे में क्या है कैटेनेशन, ये प्रॉपर्टी कहती है कि सेल्फ लिंकिंग, यानी कि वो स्ट्रेट चेन भी फॉर्म करता है, साइक्लिक भी फॉर्म करता है। और ये देखो ब्रांच है, ये अलग से देखो यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है ना, तो ब्रांच फॉर्म करता है। तो ये 2 यूनिक प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसकी वजह से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड आते हैं। और सेल्फ लिंकिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग में और भी प्रॉपर्टी है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। जैसे कहना चाहता है कि कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन टू कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है।